मैं आपको साइंस में दूसरा लेसन पढ़ा रहा हूँ, उसमें अगला पॉइंट जो था वो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया था। प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल। आपका अगला पॉइंट जो है इसमें लेसन में प्रतीक है। आपके लेसन का नाम जो चल रहा है पदार्थ की संरचना और प्रकृति है। पदार्थ की संरचना और प्रकृति, ये आपका लेसन है 7वीं क्लास वाले बच्चों। इस लेसन को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने इस पे 1 दिन 2 वीडियो भेज दिए हैं। अब इसमें अगला पॉइंट जो है वो प्रतीक, सिंबल। प्रतीक का मतलब ये होता है कि किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम रूप प्रतीक कहलाता है। किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम रूप प्रतीक कहलाता है, सिंबल। जैसे मैं लिखूं हाइड्रोजन, तो मैं हाइड्रोजन को इतना बड़ा ना लिख करके खाली किससे प्रेजेंट कर दूं, H से, वो इसका सिंबल है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को मैं इतना लंबा ना लिख करके क्या लिखूंगा, N। ऐसे लिखूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को इतना लंबा ऑक्सीजन बार-बार ना लिख करके मैं उसका सिंबल लिख दूंगा O। तो ये जो मैंने लिखा है सब HNO, ये सब प्रतीक है। क्या है ये सब, तत्वों के प्रतीक। तो मैंने बताया तत्वों का सूक्ष्मतम रूप प्रतीक कहलाता है। किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्मतम रूप क्या कहलाता है बच्चों, प्रतीक कहलाता है। आपका प्रतीक में बस यही था, मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा और भी है। अगर मैं लिखूं कार्बन, तो कार्बन को प्रेजेंट करूंगा मैं C से, तो ये C इसका प्रतीक है। इसी तरीके से आगे जो आपका प्रतीक के बाद दिया है वो दिया है आपका रासायनिक सूत्र है। आगे रासायनिक सूत्र, और रासायनिक सूत्र है अगला हेडिंग। और इसके अंदर पहला हेडिंग जो है आपका वो है आपका तत्व का अणु सूत्र। तत्व का अणु सूत्र, तो तत्व का अणु सूत्र क्या होता है, इसका मतलब भी समझेंगे। तत्व का अणु सूत्र का मतलब ये है कि तत्व जब एक जैसे समान एक जैसे तत्व मिलकर दो या दो से अधिक जो नया बनाएंगे पदार्थ, वो हमारा अणु सूत्र कहलाएगा। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं, एक तत्व है हाइड्रोजन, ऐसे दूसरा एक तत्व और ले लिया मैंने, दोनों हाइड्रोजन है, सेम है, हमें पता है समान सेम है, ये दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा हमारा H2। क्या बन जाएगा, तो ये इसका अणु सूत्र है, अणु सूत्र। हम ये भी कह सकते हैं कि एक जैसे दो या दो से अधिक परमाणु तत्व में एक जैसा आते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, वही तत्व का अणु सूत्र कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन के दो ले लूं तो बन जाएगा O2, तो ये ऑक्सीजन का अणु सूत्र हो गया। इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन ले लूं तो ये नाइट्रोजन का हो गया हमारा N2, तो ये नाइट्रोजन का अणु सूत्र हो गया। तो अणु सूत्र आपकी समझ में आया। अब लिखा हुआ था तत्व का अणु सूत्र, किसका लिखा हुआ था बच्चों, तत्व का। तो तत्व का अणु सूत्र का मतलब ये है कि दोनों एक जैसे होंगे, हमारे परमाणु दोनों एक जैसे होंगे। सही है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो मिनिमम होंगे, कम से कम दो होंगे, और एक जैसे होंगे। कैसे होंगे, एक जैसे। तो वो हमारे मिलके जो अणु बनाएंगे उसे ही अणु सूत्र कहते हैं। ये अलग अलग एक एक परमाणु है, लेकिन दोनों ही, ये हाइड्रोजन का तत्व है, ये वाला भी हाइड्रोजन का परमाणु है, लेकिन इसको हम तत्व कहेंगे। एक ये और एक ये दो हाइड्रोजन के तत्व है, ऐसे के दो ऑक्सीजन के तत्व है, दो नाइट्रोजन के। तो तत्व का अणु सूत्र का मतलब होता है दोनों चीजें एक जैसी होना, दोनों चीजें, दोनों तत्व एक जैसे होना, तो ये हमारा तत्व का अणु सूत्र आ जाएगा। इसी में आ जाएगा यौगिक का अणु सूत्र। यौगिक का अणु सूत्र मैं इधर दिखा रहा हूं बच्चों तुम्हें, यौगिक का अणु सूत्र। तत्व का अणु सूत्र था, अब यौगिक का अणु सूत्र आएगा। यौगिक का अणु सूत्र। अब यहाँ तत्व की बात चल रही थी, इस बात पर ध्यान देंगे, और यहाँ यौगिक की बात चल रही। तत्व तो एक जैसे होते हैं, जिनको किसी भी विधि के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, वो एक जैसे होते हैं, दोनों एक जैसे ही लेने पड़ेंगे हमें। लेकिन यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं और अलग अलग होते हैं। जैसे यौगिक का अणु सूत्र में एक तो मैंने हाइड्रोजन के दो तत्व ले लिए और एक ऑक्सीजन का ले लिया, तो मैंने यहाँ क्या बना दिया बच्चों, जल। क्या बना दिया, जल। तो ये भी हमारा अणु सूत्र है, ये भी हमारा क्या है, अणु सूत्र है, लेकिन इसे यौगिक कहेंगे क्योंकि ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। दो या दो से अधिक
तत्वों से मिलकर बना है और निश्चित अनुपात में बना है। ये 2 है और ये 1 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको निश्चित वाली बात बताई थी। तो यौगिक जहाँ भी आएगा वहां पर अनुपात निश्चित होगा। तो समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर 2 तत्व हैं अलग अलग, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसके अलावा अगर मैं नाइट्रोजन ले लूं और 3 हाइड्रोजन ले लूं तो बन जाएगा NH3। ये भी अणु सूत्र है हमारा, लेकिन इसे यौगिक का अणु सूत्र में बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? यौगिक का अणु सूत्र। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 2 तत्वों के योग से बनकर बन रहा है। 2 तत्वों के योग से बन रहा है। जब 2 तत्व आपस में जुड़ना है, ये हाइड्रोजन का है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का ही एक अणु सूत्र है और एक अलग हाइड्रोजन का तत्व है, ये नाइट्रोजन। सही है। तो ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये मिलकर अमोनिया बना रहे हैं NH3। तो ये अणु सूत्र है, लेकिन इसे यौगिक का अणु सूत्र कहेंगे। किसका? यौगिक का। तो आपका यौगिक का अणु सूत्र में यही था। सही है। इसके बाद आपका है बच्चों, आपका जो अगला पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या दे रखा है? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे आप। आपको तत्व का अणु सूत्र पता चल गया, आपको यौगिक का अणु सूत्र पता चल गया। अब आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें 2 तत्व आपस में क्रियाएं करते हैं। 2 तत्व आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। सही है। 2 तत्व आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बना रहे हैं। उन 2 तत्व की जगह 2 यौगिक भी हो सकते हैं। सही है। एक तत्व और एक यौगिक भी हो सकता है। बाहर को आपस में क्रिया करके जो नया पदार्थ बना रहे हैं उन सबको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे तुम्हारी किताब में दिखाया है कि मैंने एक तत्व, मैंने बताया ना तत्व भी हो सकते हैं, एक तत्व एक यौगिक भी हो सकता है। यहाँ पर एक तत्व, 2 तत्व ले लिए, एक आयरन है, एक का नाम आयरन है। इसे लोहा भी कह सकते हैं हम, लोहा Fe से प्रेजेंट करते हैं। सही है। और ये हमारा S सल्फर है। क्या है हमारा? S सल्फर। जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो FeS बन जाएगा। क्या बन जाएगा? FeS। क्या बन जाएगा? FeS बन जाएगा हमारा। ये जो हमारा FeS बना है, FeS आयरन सल्फाइड। S तो जहां भी लगता है बच्चों उसके साथ में सल्फाइड भी हो जाता है। अगर हाइड्रोजन के साथ S लग गया तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। यहाँ Fe के साथ लग गया तो आयरन सल्फाइड हो गया। आयरन को फेरस भी कह सकते हैं, मैं बता के चलूं तुम्हें अभी। तो इसलिए इसका नाम फेरस सल्फाइड भी कह सकते हैं हम इसको। तो बताने का मतलब ये है, ये तो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है आयरन, लोहा और सल्फर। ये मैंने गिब्राइज एयर का निशान लगाया। सही है। इसके बाद FeS बना। ये 2 तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है हमारा। सही है। ये 2 तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है जो यौगिक है हमारा। तो ये आयरन सल्फाइड कहलाएगा। यही हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। 2 तत्व एक जैसे नहीं, अलग अलग, एक Fe है और एक S है। 2 तत्व या 2 यौगिक या एक यौगिक एक तत्व आपस में क्रिया करके जब कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा देखो, अगर मैं 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन ले लूं तो हमारा मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथेन। तो ये भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें एक तत्व कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, दोनों अलग हैं। सही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मेथेन। क्या कहलाएगा? मेथेन। तो ये भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया। तुम्हारी छोटी क्लास के हिसाब से बस 2 एग्जाम्पल बहुत है, ध्यान से देखना इनको। रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ जिनमें 2 तत्व अलग अलग आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। सही है। ये हमारे अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। आगे जाके पढ़ोगे आप, अभिकारक इंग्लिश में रिएक्टेंट। और ये बनने वाली चीज उत्पाद होती है, प्रोडक्ट जो बना है हमारा, ये जो यौगिक बना है हमारा 2 अलग अलग तत्वों के मिलने से। यहाँ पे 2 तत्व अलग है, यहाँ पे भी 2 तत्व अलग है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो बना हमारा मेथेन। तो ये हमारा मेथेन है बच्चों। तो ये पूरी क्रिया जो है इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 अलग अलग तत्व आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। सही है। तो वो तो हमारा यौगिक हो गया और ये क्रिया कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों ये बात आपके समझ में आ गई। आपका लेसन जो है आज खत्म होने वाला है। इसमें एक पॉइंट और रह गया है, ये जो हमने रासायनिक अभिक्रियाएं करी हैं इनको संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रियाओं
को संतुलित करना, मतलब कि बैलेंस करना, संतुलित करना। बैलेंस करना वैसे तो बड़ी क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन मैं छोटा सा तुम्हें बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बैलेंस करने का मतलब ये होता है, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन लिया, ये भी हाइड्रोजन के दो और ये भी क्लोरीन के दो, तो मेरा HCl बना। क्या बना? तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा क्योंकि ये कोई तत्व, कोई यौगिक नहीं बना। सही है, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं। लेकिन अगर मैं इसको हटा के और मैं यहाँ HCl लिखूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलती है तो HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी कह सकते हैं। अब बैलेंस करने की बात चल रही है, संतुलित का मतलब बैलेंस करना, अर्थात बनाने वाली और बनने वाली दोनों की मात्रा, दोनों की संख्या समान हो, उसे ही बैलेंस करना कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं और क्लोरीन के भी 2 हैं, तो मैंने बताया यहाँ 1 1 है, तो मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा, तो एक बार गिनती इस 2 की हाइड्रोजन में होगी और एक बार इसकी गिनती क्लोरीन में होगी, तो ये हमारा समीकरण बैलेंस करना हो गया। यहाँ अगर इस तरीके से है तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यही हमारा संख्याओं का बैलेंस होता है। समीकरण बैलेंस करने का मतलब होता है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ या तत्व को बैलेंस करना। जैसे यहाँ हाइड्रोजन ने और क्लोरीन ने भाग लिया तो बना HCl, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं या क्लोरीन है, यहाँ HCl बना, खाली 2 नहीं था, तो हम ऐसे संख्या लिखेंगे तो दोनों को बैलेंस कर दे। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो ये हाइड्रोजन के भी 2 होगा और ये क्लोरीन के भी 2 होगा, तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्लोराइड गैस। इसके अलावा अगर आप देखो एक और कि मैं अगर HCl की क्रिया मैग्नीशियम से कर दूं, एक HCl ये जो अभी बना इसकी क्रिया अगर मैग्नीशियम से कर दूं तो क्या बनेगा? MgCl2 बनता अकेला और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ 1 है, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो यहाँ क्लोरीन के कितने होगा बच्चों? 2, और हाइड्रोजन के भी कितने? 2, तो हाइड्रोजन के 2 ये होगा, क्लोरीन के 2 होगा, मैग्नीशियम का 1 है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना। मतलब कि संख्याओं को तीर के निशान के इधर जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है अभिकारक और बनने वाला उत्पाद दोनों की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना कहते हैं। ये लेसन आपका खत्म हो गया, इससे आगे का लेसन आपको अगली वीडियो में मिलेगा। बाकी इतने के लिए